हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स वाला। आपका स्वागत है अपने चैनल पे। और आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है और उसका लास्ट टाइम चल रहा है। बीच में होली भी आ गया और उसमें पढ़ना भी आपको। तो उस इकोनॉमिक्स में जो मेरा सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और उस मैक्रो इकोनॉमिक्स का सारा क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आने वाला है, जो कि सब्जेक्टिव है। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है आएगा उसमें से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रहेगा एक, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम का कहते हैं, वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होगा। और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं एडीएस अप्रोच इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन होगा, वो होगा न्यूमेरिकल्स, जो कि जग जाहिर है वो होना ही है। बाकी बचा सब्जेक्टिव में से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना। और उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से दोनों डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और आपका नेशनल इनकम को छोड़ के बाकी सारा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूरे मैक्रो का निचोड़ लेके हम आए आपके पास। और उसी में से आपका इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। इसका आप श्योरिटी के मोर देन 80% 90% चांस है कि क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव। ठीक है, तो उससे पहले आपका होली है, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, है ना। अलग अलग रंग में आप होली खेलिए, देखिए इसका अलग अलग रंग भी है ना। पूरा रंग गुलाल के साथ होली खेलिए। और आपको एग्जामिनेशन भी नहीं भूलना है, आपको एग्जाम भी देना है, होली का एंजॉय भी करना है। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड का शुरू से रहा है कि बीच में एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीना एग्जाम लेता है, बीच में होली भी आ जाता है, दिवाली भी आ जाता है, उसका एग्जाम लेने का तरीका यही है। खैर, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और उससे पहले हम आपको ले चलते हैं स्लाइड पे, और उसमें से एक एक करके आपका क्वेश्चन, जो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, उसमें से आपका 15 क्वेश्चन होगा। इसमें से जैसे हम बताए आपको कि 2 तो हो गया न्यूमेरिकल्स, जिसमें न्यूमेरिकल्स में से आपका एक न्यूमेरिकल्स हो गया किसमें से, एडीएस इक्विलिब्रियम से। इसमें से निश्चित एक क्वेश्चन आएगा इक्विलिब्रियम अप्रोच से, है ना। इसमें से एडीएस हो गया इक्विलिब्रियम, एक हो गया एडीएस अप्रोच या एस एंड आई अप्रोच, ये इससे आ जाएगा एक। दूसरा हो गया नेशनल इनकम से आपका एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें से तीनों मेथड से, जिसको हम लोग कहते हैं कि पहला है आपका आउटपुट मेथड, या जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, इनकम मेथड, और तीसरा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें से ये दोनों में से न्यूमेरिकल्स हर बार एक एक पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा जाएगा। कभी कभी आपका बजट से क्वेश्चन पूछ देता है, न्यूमेरिकल्स बजट से, है ना। तो यही 3 में से न्यूमेरिकल्स आएगा, बाकी जो है वो आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरेटिकल से आएगा। उसी थ्योरेटिकल्स में से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, उसी पूरे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस का निचोड़ लेके आपके पास यहाँ 15 क्वेश्चन का एक अल्टीमेट जो है यहाँ पे सेटअप है। और उस 15 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आपको इस सारे को पढ़ लेना है और डायरेक्टली जाके एग्जाम देना है डायरेक्टली। इसमें से कोई क्वेश्चन जो है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है रियल और नॉमिनल जीडीपी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से फॉर्मूला पढ़े आप कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी किसको कहते हैं? कहता है नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है वो जीडीपी जो कि हमारे देश में, जिसका हम लोग कहते हैं क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर का लेते हैं, और प्राइस जो लेते हैं वो बेस ईयर का लेते हैं। और इससे जो हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, जो कि हमारे रियल ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसी को बोलते हैं जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर प्राइसेस। सॉरी, P0 नहीं, P1 है। कहता है कि करंट ईयर के प्राइसेस पे P1 Q1, कहता है करंट ईयर का प्राइस भी और करंट ईयर का क्वांटिटी भी जब हम लोग कैलकुलेट करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो नॉमिनल जीडीपी है। तो फिर रियल जीडीपी किसको बोलते हैं? रियल जीडीपी कहता है कि रियल जीडीपी का मतलब होता है प्राइस जो है वो बेस ईयर का और करंट ईयर का क्वांटिटी, है ना। नॉमिनल जीडीपी में प्राइस भी करंट ईयर का, क्वांटिटी भी करंट ईयर का। और नॉमिनल जीडीपी में प्राइस जो है वो बेस ईयर का होगा और क्वांटिटी करंट ईयर का होगा। इस पे जो जीडीपी कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग कहते हैं क्या, रियल जीडीपी। और ये हमारे रियल जीडीपी का मतलब ये बेस ईयर पे कैलकुलेट किया गया जीडीपी है। यहाँ पे हम लोग प्राइस जो लेते हैं वो बेस ईयर का, इसको हम लोग कहते हैं P0। और ये हमारे रियल ग्रोथ का इंडिकेटर है, हमारे जीडीपी के ग्रोथ का, रियल जीडीपी के ग्रोथ का इंडिकेटर है कि रियल में हमारा जीडीपी ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बताइएगा, रियल जीडीपी इज
ग्रोथ इंडिकेटर, हमारे पास जो जीडीपी के ग्रोथ का इंडिकेटर है वो रियल में रियल जीडीपी है, और नॉमिनल जीडीपी को हम लोग रियल ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं कहते हैं, क्योंकि ये हमारा इन्फ्लेटेड जीडीपी को बताता है। इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइस के महंगे होने की वजह से जो जीडीपी हो उसको हम लोग कहते हैं क्या? नॉमिनल जीडीपी, है ना। तो आपको डिफाइन कैसे कीजिएगा? तो बोलिएगा कि नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू, आप पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? वैल्यू ऑफ ऑल द मनी, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy within a period of 1 year and it is calculated on, ये इसको क्या बोलते हैं? बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस। और सेम आप फिर बताइएगा कि नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर प्राइसेस। बस यही आपको दोनों, इसका न्यूमेरिकल्स आपको हम बताए हैं, आप पढ़े हैं ना न्यूमेरिकल्स, कैसे पढ़े हैं? न्यूमेरिकल्स का आप फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या क्या? कहता है फॉर्मूला जो होता है न्यूमेरिकल्स का, जिसमें आप जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पढ़े हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम लोग प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, या इसी को जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, जिसमें से आप पढ़े हैं क्या? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ये पढ़े हैं ना। ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स, या इसी को हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। और आपको अगर नॉमिनल निकालना हो हम इसी को ऊपर नीचे करते हैं, नॉमिनल और रियल निकाल लेते हैं, बस ये फॉर्मूला है, वही सेम टू सेम है, ठीक है। तो चलिए इसको इसी प्रकार से न्यूमेरिकल एग्जांपल आ जाए तो आप इस प्रकार से इसको प्रैक्टिस करके आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी बताइए एज ए वेलफेयर। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सटर्नलिटी के बारे में पूछता है। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें पढ़े हैं, जिसमें से आप बहुत सारा चीज पॉजिटिव और निगेटिव एक्सटर्नलिटी के बारे में, ये हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया निगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि आप कुछ काम कीजिए और उससे जो है हमारे देश के लोगों को अगर वेलफेयर हो रहा है, हमारे देश के लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है हमारी इकोनॉमी में। और कोई ऐसा काम कीजिए जिससे हमारे देश पे, हमारे लोगों पे, हमारे इकोनॉमी पे वो निगेटिव इंपैक्ट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटी। इसमें से आप एक और चीज पढ़े हैं जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, या जिसको हम लोग मनी में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हम अगर कहता है बार्टर सिस्टम के तहत आप गुड्स का एक्सचेंज कर लिए, कोई आपके पास काम किया, आप उसके बदले उसको कमोडिटी में गुड्स कुछ प्रोवाइड कर, जैसे गांव में होता है क्या, कोई दिन भर काम किया, उस दिन भर के काम करने के बदले उसको 10 किलो चावल दे दिया गया, तो कहता है 10 किलो चावल का तो कोई हमारे जीडीपी में उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं हुआ, तो ये क्या, लेकिन हमारे देश में काम तो किया, लोग कमाया भी, तो कहता है ना कि ये जो है हमारे देश में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इसको कहते हैं, इसको बार्टर सिस्टम एक्सचेंज को, इसको हम लोग कहते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जिसमें से हम लोग एक्सचेंज तो कर लिए लेकिन उसका मनी के वैल्यू में कैलकुलेशन नहीं हो पाया। तो कहता है कि हमारे देश का हो सकता है कि काम किया तो लोग को गुड्स भी मिल गया, जिसका काम होना था वो काम भी हो गया, तो वेलफेयर तो हुआ, लेकिन इसका काउंट जो है हमारे जीडीपी में कैलकुलेशन नहीं हुआ, तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये भी हमारा लिमिटेशन है वेलफेयर का, है ना। तो ये सारा लिमिटेशन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, आप इसमें से 4 लिमिटेशन है, इसमें से पढ़ के आप इसको तैयार कर लेना है, और इसको हम लोग कहते हैं ये लिमिटेशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है आइटम एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। आपको बताए हैं सारा आइटम जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, उस डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम इसको हम लोग कहते हैं प्रिकॉशंस, इसको दूसरा नाम जो है इसको बोलते हैं प्रिकॉशन, है ना, प्रिकॉशन, जो कि सावधानी बरतना है नेशनल इनकम। तो क्या क्या इसमें आता है, कहता है इसमें से आइटम एक्सक्लूडेड, कहता है ना कि हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स के वैल्यू को ऐड करते हैं, तीनों मेथड का मिलता जुलता हम सबको बता दे रहे हैं। कहता है फाइनल गुड्स, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड। दूसरा कहता है इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स को जो है उसमें से हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 2 हो गया। तीसरा, क्योंकि फाइनल हम नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं। तीसरा कहा कि अगर आपको इनकम जो है वो इलीगल एक्टिविटी से हुआ है, कहता है इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया इनकम, इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया इनकम उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूडेड, है ना। तीसरा, चौथा कह रहा है क्या, चौथा कहता है कि आप अगर सेल्फ ऑक्युपाइड, अपने सेल्फ के लिए सेल्फ जनरेटेड
गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं अपने लिए सिर्फ, तो कहता है कि अगर आप सेल्फ ओन प्रोडक्शन करते हैं तो सिर्फ अपने लिए भी करें, फिर भी हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ा, तो इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, है ना। तो लेकिन कहता है कि सेल्फ के लिए किए, दूसरे को तो फायदा नहीं, लेकिन कहता है एक्चुअल में हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बढ़ा, प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन मेथड में सिर्फ प्रोडक्शन को ही काउंट करते हैं, तो इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। पांचवा कहता है कि लॉटरी से कमाया गया इनकम, इसको हम लोग कहते हैं विंडफॉल गेन। कहता है विंडफॉल गेन जिसमें लॉटरी का होता है, लॉटरी का एग्जांपल, इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। छठा कहता है शेयर से कमाया गया पैसा, शेयर से, बॉन्ड से, ये सब से कमाया गया पैसा, इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूडेड। क्यों? कहता है कि ये पेपर क्लेम है, रियल में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इससे नहीं बढ़ता है, इस कारण से नेशनल इनकम में इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये सारा 5-6 है, तो और भी सारा, इतना काफी है, इतना है, यह पूछा जाएगा अगर आपको, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इतना आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं आसानी से, तो ये काफी होगा इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय मनी सप्लाई। अब पढ़े हैं मनी सप्लाई का मतलब ये होता है, कहता है मनी सप्लाई मीन्स होता है कि मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ मनी या टोटल एग्जिस्टेंस ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विथ द पीपल ऑफ आवर इकोनॉमी। कहता है हमारे देश में जितना सारा लोग है उसके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है ना, चाहे वो कॉइन्स के रूप में हो, चाहे वो नोट्स के रूप में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई है। और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसमें लिखा जाता है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विथ द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई। इसमें बताया आपको M1 के बारे में। M1 का मतलब पढ़े आप C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड विथ द बाय पब्लिक। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट विथ द कॉमर्शियल बैंक। और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। OD का मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये M1 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मनी सप्लाई है, और इसको हम लोग मनी सप्लाई का M1 को बोलते हैं C इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक। OD का मतलब अदर डिपॉजिट विद द RBI, जिसमें से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, अदर गवर्नमेंट, अदर फॉरेन नेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं ये अदर डिपॉजिट का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का ये सारा फंक्शन देखिए 4 लिए हैं, इसी में से एक निश्चित आएगा आपके एग्जाम में। तो ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन पहला बोला बैंकर्स बैंक। आप जानते हैं सारे बैंकों का बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक है ना। दूसरा पता है कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? ये गवर्नमेंट का बैंक जो है वो RBI है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट जो है किसी को दे देता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये एडवाइजरी रोल देता है, गवर्नमेंट को कहां इन्वेस्ट करना है, कहां से पैसा विथड्रॉ करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तीसरा हो गया सुपरवाइजरी बैंक। ये बैंक सुपरवाइजरी बैंक के रूप में काम करता है, ये सारे बैंकों को सुपरवाइज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपरवाइजरी बैंक। ये सारे बैंकों का बैंक है। ये बोला बैंक ऑफ इशू। हमारे देश में स्पेसिफिक राइट जो है नोट्स को इशू करने का वो RBI का है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये बैंक ऑफ इशू है, या इसी को हम इशूअर ऑफ करेंसी भी कहते हैं। ये आपका सेंट्रल बैंक का फंक्शंस है, इसको आपको याद खोए तो 7 फंक्शंस, ये 4 में से आपका पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक गिविंग न्यूमेरिकल्स एग्जांपल। कह रहा है कि मनी क्रिएशन में आपको पता है ना, पहला क्या होता है? ये होता है इनिशियल डिपॉजिट। अगर आपको ये पूछ लिया जाए, पहला होता है इनिशियल डिपॉजिट। दूसरा कहता है इनिशियल डिपॉजिट के क्या होता है? उसका हिस्सा जो है इनिशियल डिपॉजिट में से, उसमें से कुछ हिस्सा जो है रिजर्व, जिसको हम लोग कहते हैं CRR SLR या इसी को LRR भी कहते हैं, रिजर्व के तौर पे बैंक के पास रखा जाता है। और बाकी का पैसा जो है वो लोन के रूप में इसी को इनिशियल डिपॉजिट या इसको आप डिमांड डिपॉजिट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पैसा जो है बाकी का लोन के रूप में बांट दिया जाता है। इसका एग्जांपल हम मान लेते हैं, अगर 1000 रुपए जो है वो डिपॉजिट हुआ, इसमें से LRR 10% माने तो 10% कितना हो गया? 1000 का 100 रुपया, 900 रुपया लोन के रूप में बांटा जाएगा। और फिर से ये 900 रुपया जो है वो डिपॉजिट के रूप में आ जाएगा, फिर से इसका 10% रिजर्व रखा जाएगा, बाकी का पैसा जो है ये चलता रहेगा। कहता है ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? तो यहां से एक मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकलता है K = 1/LRR। तो यहाँ 10% माने हैं तो 1/10, तो 1/10 × 100, तो ये हो गया 10 टाइम्स। तो ये पैसा 1000 का 10 गुना कितना हो जाएगा? ये 10,000।
100 का 10 गुना कितना हो जाएगा 1000, और 900 का 10 गुना कितना हो जाएगा 9000। देखिए तो आप जो है आपका जो है इनिशियल डिपॉजिट जो है, जो आपका इनिशियल डिपॉजिट था फर्स्ट बार डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा, वो देखिए आपका रिजर्व के बराबर हो गया। तो कहता है तो ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं, अगर आपको ये न्यूमेरिकल एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आप इस प्रकार से बता देंगे, है ना। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में ये 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। आप अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप एक जानते हैं, ये देखिए इस प्रकार से आप पढ़े, ये कंजम्पशन कर्व है, ये कंजम्पशन कर्व है सी का कर्व, और इसी प्रकार से आप पढ़े हैं सेविंग का कर्व जो है वो निगेटिव से इस प्रकार से जाता है। आप पढ़े ना सी ऐसे होता है और एडी इसके ऊपर से जाता है। और बोलते हैं हम लोग कि सेविंग जहां पे जीरो हो जाए, सेविंग जहां पे जीरो हो जाए वहीं से जो है, क्योंकि सेविंग वहां पे जीरो है, तो आप पढ़े हैं जहां पे एस इक्वल टू जीरो हो जाए वहीं पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है। क्योंकि इनकम, अगर जितना इनकम था हमारा उतना हम कंज्यूम कर गए, इसका मतलब सेविंग जीरो हो गया, जितना कमाए सबका सब खर्च कर दिए तो सेविंग जीरो हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि अगर आपको ये पूछा जाए तो आप बताइएगा इस प्रकार से कि पहला कि सेविंग जहां जीरो हो वहां पे कंजम्पशन जो है इनकम के बराबर होता है, और इसका स्पेसिफिक नाम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको बीईपी कहते हैं। आप बताइएगा कि यहां से यहां ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां सेविंग निगेटिव है ऑटोनॉमस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइएगा कि सी बार इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एस बार इक्वल टू ऑटोनॉमस सेविंग, है ना। और जहां पे दोनों बराबर कर गया, यहां पे इसको आप ऊपर मिला देंगे, वहीं पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम कंजम्पशन के बराबर है। यहां से इनकम का लाइन ड्रॉ कीजिएगा इस प्रकार से, ये हो गया इनकम, ये हो गया कंजम्पशन, और वहीं पे सेविंग जीरो हो गया। आपको ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, तो इसी प्रकार से आप सेविंग करके सेविंग से कंजम्पशन कर्व को बना के दिखा दीजिएगा और ये ग्राफ बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि इसके बाद जहां से ये इक्विलिब्रियम हो उसके बाद ये सेविंग ऊपर गया, ये क्यों गया, क्योंकि कंजम्पशन भी राइज कर रहा है इनकम के साथ में। तो आप बताइएगा एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट्स वाई विद द इंक्रीज इन इनकम सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेज, दैट्स वाई सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोप, कंजम्पशन कर्व ऑल्सो अपवर्ड स्लोप, और इनकम पर कर्व जो है वो भी अपवर्ड स्लोप का है, ठीक है। ये काफी होगा इतना, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाय गिविंग न्यूमेरिकल्स एग्जांपल। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जानते हैं ना, 2 मल्टीप्लायर। अब पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। के का एक और फॉर्मूला 1 इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, या इसी को बोलते हैं 1 बाय एमपीएस, ठीक है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर इसका न्यूमेरिकल्स एग्जांपल देने के लिए बताया जाए आपको, तो न्यूमेरिकल्स एग्जांपल देने के लिए आप जानते हैं, पहला आप बताइएगा क्या न्यूमेरिकल्स एग्जांपल में। तो पहला जो होता है वो कहता है कि एक बार जो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन वाई, ये होता है चेंज इन वाई। उसके बाद अगर इनकम चेंज, ये चेंज इन आई होता है, इन्वेस्टमेंट चेंज किया, उसी से चेंज इन इनकम होता है, और चेंज इन इनकम होगा तो चेंज इन कंजम्पशन होगा, उसी से चेंज इन सेविंग भी होगा। तो आप मान लीजिएगा इन्वेस्टमेंट कुछ भी 1000 रुपए का हुआ, तो इनकम भी 1000 रुपए का फर्स्ट राउंड में होगा। आपको चेंज इन कंजम्पशन यहाँ पे एमपीसी मानना पड़ेगा, मान लीजिए 0.5 हुआ ये एमपीसी, तो इसका 50% हो गया, तो 1000 का 50% 500, सेविंग भी 500। और जो ये कंजम्पशन हुआ ना, जो कंज्यूम किए, खर्च किए, ये फिर से अगले राउंड में किसी न किसी का इनकम बन जाता है। इन्वेस्टमेंट एक ही बार चेंज होता है ना। ये फिर से इसमें से 50% खर्च होगा, तो ये होगा 250, ये होगा 250, ये फिर से अगले राउंड में जाके इनकम बन जाएगा, ये होगा 250, ये होगा 125, ये होगा 125। कहता ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, तो आप जानते हैं ये प्रोसेस यहीं से मल्टीप्लायर का फिर से एक फॉर्मूला निकलता है, के इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी को कितना माने आप, 0.5, तो 1 माइनस 0.5, तो 1 बाय 0.5 बचा, इसको हटा दिए तो हो गया 10, ये हो गया 2 टाइम्स। कराना जितना हमारे देश में इन्वेस्टमेंट एक बार हुआ है उसे 2 गुना वो इनकम क्रिएट करेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 1000 का 2 गुना 2000, 500 का 2 गुना 1000, और ये 500 का 2 गुना 1000। देखिए तो चेंज इन, आप पढ़े ना फॉर्मूला, चेंज इन वाई इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस। देखिए आपका चेंज इन वाई कितना का हुआ है, ये 2000 का, चेंज इन सी कितना का हुआ है 1000 का, और ये भी चेंज इन एस भी ये 1000 का। देखिए दोनों 1000 2000 के बराबर हो गया। तो इसी प्रकार के आप प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ हमारा पहले डेफिनेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आप बता देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में ये पक्का पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला कि एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। कहता है एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट बताइए। तो एडी का जानते हैं ना क्या होता है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। और एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या होता है,
ये चारों सी को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम को नेट एक्सपोर्ट, है ना। इसका कंपोनेंट और एग्रीगेट डिमांड का बताइएगा। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, आपको अगर याद नहीं रहे इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव है, ये भी मोस्ट पीबीआई है, आप इसको पढ़ना है निश्चित। इसमें से 4-5 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछ लिया जाए। ऑब्जेक्टिव कहता है कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ का। आपको नहीं भी आता है पहला ऑब्जेक्टिव जीडीपी ग्रोथ, हो सकता है आपको नहीं भी आता है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ या इसी को जीडीपी, अगर ये पूछ ले जाए एग्जाम में आपको याद नहीं आए तो आप सोच लीजिए, सोच के ये दिमाग में लाइएगा कि जीडीपी ग्रोथ होगा ही, ये ऑब्जेक्टिव होगा गवर्नमेंट का। दूसरा होगा, इसी को इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं। दूसरा कहता है गवर्नमेंट जो है उसका काम है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, तो ये भी होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी हो, है ना। तीसरा है कहता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये पढ़े हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। चौथा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का बंटवारा जो है वो ठीक से हो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 4 ऑब्जेक्टिव, ये काफी है तो और भी, ठीक है। इसमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है हाउ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो आप बताइएगा इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड विथ द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कहता है कि ये जो है मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के वजह से जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स नहीं होता है। और इसके बाद आप बताइएगा कि मार्केट फोर्स, ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट और ये हो गया क्वांटिटी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ये बताइएगा ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का है, यहाँ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से होता है ना। और ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। ये बताइएगा ओ आर जो है वो रेट हो गया और ओ क्यू जो है वो क्वांटिटी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला कि एक्सप्लेन द डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि डोमेस्टिक करेंसी का हमारा फॉरेन करेंसी के मुकाबले वैल्यू कम हो जाना। तो आप बताइएगा डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि हमारे देश में हमारे करेंसी का वैल्यू जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ गया, कि राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और इसका इंपैक्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या होगा, तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आपको हम बताए थे ना कि करंट अकाउंट का कंपोनेंट क्या क्या है। करंट अकाउंट का कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट करंट अकाउंट का क्या है, करंट अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट। कहता है करंट अकाउंट का कंपोनेंट जो है, पहला कंपोनेंट है कि वहां पे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं किस चीज का, गुड्स का। दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज का करते हैं, सर्विसेज का। और तीसरा क्या हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो ये करंट अकाउंट का है ना। अगर आपको कैपिटल अकाउंट का पूछा जाए तो आप बताइएगा कि बोरोइंग और लेंडिंग, है ना। और दूसरा पूछा जाए तो आप बताइएगा कि सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। और तीसरा बताइएगा कि कैपिटल अकाउंट में कि हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहे हम आ रहा है चाहे जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, करंट अकाउंट और कैपिटल। ये करंट अकाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको लैंग्वेज में आपको लिख देना, हम शॉर्ट में बताए हैं। कहता है कि डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी गैप को बताइए आप, और उसको बताइए कि आप जो है कैसे कंट्रोल कीजिएगा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तो कहता है कि डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप जो है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, तो इसका मतलब ये है आप जानते हैं ना इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब जहां पे एडी ज्यादा हो ऐसे उसको इन्फ्लेशनरी गैप एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और एडी जब हमारा लेस हो ए से, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप ये भी होना चाहिए क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफ्लेशनरी गैप, है ना। तो आप कहता है कि एक्सप्लेन टू करेक्ट द फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स। तो आप जानते हैं कि मॉनेटरी में 2 मेथड आप पढ़े, कौन कौन सा, एक बोलते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव, है ना। तो इसमें से क्या क्या आ गया, CRR, SLR, रेपो रेट, इधर बैंक रेट,
बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब है। ये हमारा कौन सा हो गया? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव में क्या क्या हो गया? मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, है ना। ये सारा जो हो गया कौन सा हो गया? ये क्वालिटेटिव में, जो कि इन्फ्लेशन, सारे केस में, इन्फ्लेशन के केस में इसको राइज कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के केस में इसको घटा दिया जाता है, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया हमारा मॉनेटरी मेजर्स। तो फिजिकल मेजर्स कौन सा हुआ? कहता है फिजिकल मेजर्स में दो है, एक को कहते हैं टैक्स रेट को बढ़ा घटा के, और दूसरा बोलते हैं कि थ्रू एक्सपेंडिचर, थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो टैक्स रेट को इन्फ्लेशन के केस में बढ़ाया जाता है, डिफ्लेशन के केस में कम कर दिया जाता है ना। और एक्सपेंडिचर जो है, उस एक्सपेंडिचर को इन्फ्लेशन के केस में जो है वो कम कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के केस में जो बढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें से आपका डिफरेंस, ये सब फॉलोइंग में डिफरेंस पता करना है आपको। याद रखिएगा, इसमें से एक डिफरेंस आपके एग्जाम में आ जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, निश्चित आ जाएगा 100%। तो बताइए, पहला कहता है नॉमिनल रियल जीडीपी का, आप बताइए डिफरेंस क्या है? अभी बताए थे आपको हम न्यूमेरिकल्स में भी, ठीक है, कि इसको कहते हैं रियल जीडीपी का ग्रोथ इंडिकेटर, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी हमारा रियल ग्रोथ इंडिकेटर नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी का P0 इंटू Q1, और इसका फॉर्मूला होता है P1 इंटू Q1, है ना। ये बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं और ये करंट ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, हो गया डिफरेंस सब में। कहता है फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के बीच क्या डिफरेंस? फाइनल गुड्स जो है वो फाइनली बन के तैयार है कंज्यूमर के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो तैयार नहीं है। फाइनल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया है, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है। इसको हम लोग नेशनल इनकम के एडिशन में लेते हैं, इसको नेशनल इनकम के एडिशन में नहीं लेते हैं। इतना सारा डिफरेंस जो है ये दोनों के बीच, ये तीन चार डिफरेंस जो काफी होगा फाइनल इंटरमीडिएट के बीच में, ठीक है। फाइनल गुड्स जो है वो कंज्यूमर भी यूज करता है। फाइनल गुड्स जो है इसमें से एक को कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये फाइनल, ये आपका इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में डिफरेंस हो गया। और एक ऑपरेटिंग और ऑटोनोमस आइटम के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं ना, एक को बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम, एक को बोलते हैं अबव द लाइन आइटम, ठीक है। ये सब का डिफरेंस आप कहते हैं वॉलंटियर इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? कहता है वॉलंटरी का मतलब होता है कि जो स्वेच्छा से बेरोजगार रहना चाहे, काम नहीं करना चाहे, उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और कहता है इनवॉलंटरी का मतलब उसको काम कर रहा है, मिल रहा है, लेकिन वो काम, इनवॉलंटरी का मतलब काम करना चाह रहा है लेकिन उसको जो है काम मिल ही नहीं रहा है देश में, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ ठीक है। दूसरा बोलता है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कहता है डिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? डिवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि हमारे देश में जो है डिवैल्यूएशन, करेंसी के वैल्यू को कम होना। आप अभी बताए थे आपको डेप्रिसिएशन जो होता है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है और दोनों में हमारे इकोनॉमी के करेंसी का वैल्यू डेप्रिशिएट करता है, लेकिन डिवैल्यूएशन जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है और डेप्रिसिएशन जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, ठीक है। ये फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है और ये जो है हमारा मार्केट फोर्सेस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करंट और कैपिटल अकाउंट के बीच डिफरेंस बताइए। तो करंट अकाउंट हम लोग कहते हैं, करंट अकाउंट में 3 चीज, कौन कौन सा? गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और यूनिलैटरल ट्रांसफर। और करंट अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट में आपको बताए थे कि कैपिटल अकाउंट में भी 3 चीज कहता है कि जहां पे हम लोग कैपिटल अकाउंट में सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, दूसरा हुआ बोरोइंग एंड लेंडिंग, और तीसरा जो हुआ वो हुआ हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चाहे हम पेमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ रिसीव करें चाहे हम दूसरे के यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। ये कह रहा है करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। तो करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट जो है हम जब बैलेंस करते हैं, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, इसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। और हमारा अगर एक्सपोर्ट जो है वो कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो, उसको हम लोग कहते हैं हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है, ठीक है। देखिए हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स विथ एग्जांपल। तो अब बताइएगा डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स जो है जिसका बर्डन जो है वो शिफ्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड, नॉट शिफ्टेड, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इसका एग्जांपल जो है डायरेक्ट टैक्स का क्या क्या हो जाएगा? जिसका टैक्स वही पेमेंट करना है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कहता है इनकम टैक्स, दूसरा वेल्थ टैक्स, तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स, चौथा गिफ्ट टैक्स। ये सब जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो फिर पता है इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब? कहता है इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब उस प्रकार का टैक्स जिसका बर्डन जो हम दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं।
Indirect tax are those type of tax which burden can be shifted on another person. इसको हम लोग कहते हैं बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, पहला एग्जांपल हो गया क्या, सर्विस टैक्स। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया जीएसटी। तीसरा एग्जांपल क्या हो गया, वैट। चौथा एग्जांपल क्या हो गया एक्साइज ड्यूटी। पांचवा क्या हो गया, कस्टम ड्यूटी। ये सब जो है, ये सारा का सारा एग्जांपल जो है वो हमारा छठा एग्जांपल क्या होगा, सेल्स टैक्स, है ना। ये सारा एग्जांपल जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, जहां पे हम लोग इलेबोरेट करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट सबसे लास्ट प्रश्न और देखिए, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए। कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर इन विच एसेट्स लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट या एसेट लायबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी कैन नॉट बी अफेक्टेड। जिसके तहत हमारे देश के एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू आइटम, और ये रेकरिंग नेचर का होता है ना, ये रेकरिंग नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का। और तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर इन विच गवर्नमेंट एसेट्स लायबिलिटी या आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आवर इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एसेट लायबिलिटी इज अफेक्टेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट लैंड खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, बिल्डिंग खरीदते हैं, गवर्नमेंट शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदती है ना, इन्वेस्टमेंट करती है कहीं, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। ब्रिज बनवाती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। तो रेवेन्यू का क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कहता है कि गवर्नमेंट इंप्लॉय का सैलरी पेमेंट करना हो, गवर्नमेंट इंप्लॉय का सैलरी पेमेंट करना हो, कुछ सरकार का छोटा मोटा खर्चा हो, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है ना। पेंशन पेमेंट करना हो गवर्नमेंट इंप्लॉय को, है ना, वो सारा का सारा इंटरेस्ट पेमेंट करना हो, वो सारा का सारा खर्चा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। और ये छोटा मोटा खर्चा और ये बोलते हैं हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब बड़ा खर्चा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। हम एक बार पूरे को एलेबोरेट कर दिए इन ब्रीफ, आपको ये वीडियो देखना है और इस वीडियो इसी वीडियो में से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और न्यूमेरिकल्स, नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का और थोड़ा मोड़ा बजट का आपको प्रैक्टिस करना है। आपको इसको देके इसको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और सारे बच्चों को हैप्पी होली। हम लोग मिलेंगे फिर होली के बाद। अभी एग्जामिनेशन आपका ऐसे 19 को ये एग्जामिनेशन है, तो 17-18 हम रहेंगे, उम्मीद है आपके साथ। ठीक है, ऐसे आप लोग होली एंजॉय कीजिए, पढ़िए और इतना क्वेश्चन को आपको सब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, सारे बच्चे को बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। आप अच्छे से पढ़िए, बेस्ट विशेष आपके पढ़ाई के साथ साथ हम आपके साथ हैं। आपको कोई डाउट हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भेजिए। ठीक है, थैंक यू सारे बच्चे को, हैप्पी होली अगेन।